नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और एंटीटेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखने वाले चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, विच वी ऑल नो दैट इज़ फ्लूइड डायनामिक्स। तो इसका टॉपिक जो हमारे पास होगा दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स तमाम स्टूडेंट्स का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है और एनडीएस में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आइए फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी दैट व्हाट डू वी मीन बाय अ फ्लूइड। हम सबको पता होना चाहिए कि फ्लूइड से बुनियादी तौर पे मुराद क्या है। तो बच्चों याद रखिए कि इसकी डेफिनेशन होती है एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज विच हैज एबिलिटी ऑफ फ्लो। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है। इसका मतलब की वर्ड आपके पास आगे कैन फ्लो। इट मीन्स एनीथिंग विच कैन फ्लो कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड। अब हम सब जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास 4 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं: सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। स्टूडेंट सॉलिड्स कभी फ्लो नहीं करते। इसका मतलब इस डेफिनेशन के हवाले से देखा जाए तो सॉलिड्स और फ्लूइड्स में कंसिडर नहीं किए जा सकते। तो याद रखिएगा, लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, दे कैन फ्लो। गैसेस वी नो दैट दे फ्लो, एंड प्लाज्मा इट कैन ऑल्सो फ्लो। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड। इट मीन्स वो हमसे ये डिमांड करें बताइए इनमें से कौन सा फ्लूइड हो सकता है। स्टूडेंट्स हमने भी देखा, लिक्विड की बात करें, हम प्लाज्मा की बात करें या गैस की बात करें, तो ये सारी की सारी स्टेट्स ऑफ मैटर दे कैन फ्लो। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दे कैन बी कंसिडर्ड एज फ्लूइड्स। सो डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज विस्कोसिटी। स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से क्या मुराद है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई फ्लूइड मूव करता है तो उसकी जो लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे को टच कर रही होती है फिजिकली, एक दूसरे के एडजेसेंट होती हैं, दे ट्राई टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन ऑफ ईच अदर सो दैट फ्रिक्शनल इफेक्ट। तो याद रखिएगा विस्कोसिटी को अगर डिफाइन करना पड़े, इट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट। बेसिकली इट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट present between, now this is the key word, adjacent layers of fluid, and another keyword that fluid must be in state of motion. तो याद रखिएगा जो फ्रिक्शनल इफेक्ट हमारे पास मौजूद होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं। पास्कल सेकेंड इसका यूनिट होगा। पास्कल हम सब जानते हैं इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो मैं प्रेशर इंटू टाइम का प्रोडक्ट भी इसको कह सकता हूं। इसके इस यूनिट्स को मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो वी कैन राइट डाउन किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। तो यहीं से हम इसकी डायमेंशन राइट डाउन कर सकते हैं। मैं कोशिश करता आया हूं कि हर जगह जहां भी मुमकिन हो मैं फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन राइट डाउन कर दूं। किलोग्राम की जगह एम आ गया, एम की पावर 1 होगी। मीटर हमारे पास देखा जाए तो उसकी पावर -1 है, तो मीटर की जगह एल -1 आ गया। और सेकेंड हमारे पास -1 है तो इसके लिए टी -1 हमारे पास आ गया। सो स्टूडेंट्स अगर इफ आई प्लेस इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द विस्कोसिटी। स्टूडेंट यहां पर एक बहुत ही अहम नुक्ता मैं आप सबको सिखाना चाहूंगा, यू मस्ट रिमेंबर इट, दैट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की अगर बात की जाए तो लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी होती है दैट इज 1000 टाइम्स, कितनी 1000 टाइम्स ग्रेटर, बड़ी होती है टू द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस। सो आई कैन सिंपली राइट डाउन that viscosity of liquids is much greater than the viscosity of the gases। और कितनी होती है, that is 1000 times greater। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब चूंकि एंटीटेस्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है जिनका डायरेक्ट हमारी बुक से ताल्लुक नहीं होता, तो ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एंटीटेस्ट में पूछा जाता है फ्लूइड डायनामिक्स के हवाले से, यू मस्ट रिमेंबर इट, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करता हूं कि अगर फ्रिज में कोई सिरप पड़ा हो और आपने उस सिरप को पीना हो, आप बीमार हैं, आप सिरप को पीना चाहते हैं, तो फ्रिज में पड़े होने की वजह से अक्सर ये होता है कि जो सिरप होता है वो थोड़ा ठंडा होकर थोड़ा जम सा जाता है। अब अगर आप उसको चम्मच में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो आसानी से बाहर फ्लो नहीं करेगा, इट विल टेक मोर टाइम। लेकिन बच्चों अगर उसी को गर्म कर लिया जाए तो वो आसानी से फ्लो कर सकता है। इसका मतलब पता ही चला कि लिक्विड्स की अगर बात की जाए तो लिक्विड्स में टेम्परेचर
को बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो जाती है, लिक्विड आसानी से फ्लो कर सकते हैं। तो ये तो बात लिक्विड्स की। आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाकियों को भी देखेंगे। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब इस सवाल में उसने टेम्परेचर के इंक्रीमेंट की बात की है। इज सेइंग दैट कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए देन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स, अब कीवर्ड उसने बोला फ्लूइड्स, यानी उसने लिक्विड्स नहीं बोला, उसने गैसेस नहीं बोला। स्टूडेंट याद रखिएगा, इस लेवल पर हम प्लाज्मा को डिस्कस नहीं करते। प्लाज्मा मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि हो सकता है पेपर में एंट्री में आपसे पूछा जाए कि वो फ्लूइड है या नहीं, लेकिन इससे आगे वो आपसे कुछ पूछ नहीं सकता। तो यहां पर इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस को लेके चलेंगे। अब फ्लूइड्स में कॉमन सेंस की बात है, हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, दैट इज वन इज लिक्विड एंड द अदर इज द गैसेस। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट आएगा, हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट कैन बी इफेक्ट। लेकिन चूंकि कीवर्ड उसने बोला वहां पर फ्लूइड लिखा, फ्लूइड दो तरह के होते हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मे इंक्रीज, हो सकता है इंक्रीज कर जाए, विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाए। अभी वैसे मैंने जो एग्जांपल आपको दी थी सिरप वाली, उसमें लिक्विड को अगर देखा जाए तो टेम्परेचर के इंक्रीमेंट से विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये तो लिक्विड्स के हवाले से सही नहीं हो रहा, ये लगता है शायद ये ना हो। बीटा मे डिक्रीज, डिक्रीज कर सकता, तो आपने देखा कि लिक्विड्स में विस्कोसिटी टेम्परेचर के इंक्रीमेंट से डिक्रीज करती है, तो बिल्कुल सही है, ये हो सकता है, दिस माइट बी द बेस्ट ऑप्शन। 4 ही लिखा हुआ रिमेन सेम, हो सकता है विस्कोसिटी पे इफेक्ट ही ना आए। तो बच्चों मजे की बात ये है कि अभी तक तो हमें लग रहा है कि बीटा सही होगा, तो बेटा याद रखिएगा बीटा सही नहीं है, इसकी बेस्ट ऑप्शन है डेल्टा। अब डेल्टा कैसे, ये कैसे मुमकिन है कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो विस्कोसिटी फ्लूइड की बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, और ऐसा भी मुमकिन है कि वो चेंज ना हो। तो आइए थोड़ी डिटेल में देखते हैं। लिक्विड्स की बात सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए, अगर हमें यही नहीं पता होगा लिक्विड्स में विस्कोसिटी की बुनियादी वजह क्या है, तो हम कभी भी टेम्परेचर के इफेक्ट को सही नहीं समझ सकते। एंटीटेस्ट वैसे भी कॉन्सेप्ट की गेम है, तो कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा अल्टीमेटली हमारे क्वेश्चन के आंसर उतने सही होंगे। रीजन ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की क्या वजह है, तो याद रखिएगा विस्कोसिटी की वजह लिक्विड्स में होती है कोहेसिव फोर्स, दैट इज कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम सिमिलर एटम्स। तो लिक्विड्स में कोहेसिव फोर्स विस्कोसिटी को जन्म देती है, उसकी वजह बनती है। तो याद रखिए बच्चों, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कोहेसिव फोर्स जो होगी वो डिक्रीज करेगी। इसका मतलब ये कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगी तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो बच्चों आइए हम इसका एक छोटा सा एक फॉर्मूला बना लेते हैं, एक मास्टर फॉर्मूला बना लेते हैं, दैट वी कैन सिंपली राइट डाउन दैट इन लिक्विड्स the viscosity is inversely proportional to the temperature, which means जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी डिक्रीज कर रही होगी। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स एंटीटेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड्स में रीजन ऑफ विस्कोसिटी दैट इज नथिंग बट कोहेसिव फोर्स। सेकेंड, गैसेस की बात कर लेते हैं। गैसेस में रीजन ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास होती है द रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या मैंने बोला, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, या फिर इसे कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो याद रखिएगा गैसेस में ये होता है कि लेयर जो होती हैं आपस में इंटरमिक्स हो रही होती हैं, उनके पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, जब वो मूव करते हैं तो ये विस्कोसिटी की वजह बनते हैं। तो जब भी टेम्परेचर को गैसेस में इंक्रीज किया जाएगा, स्टूडेंट याद रखिएगा ज्यादा इंटरमिक्सिंग होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो पता चला कि टेम्परेचर का यहां पर विस्कोसिटी के साथ जो रिलेशन बनेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शॉर्टकट बना लिया कि गैसेस में हम कह सकते हैं दैट विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब हमने लास्ट ऑप्शन देखी थी कि ऐसा भी मुमकिन है कि टेम्परेचर की वजह से विस्कोसिटी पे कोई इफेक्ट ना हो। अब स्टूडेंट्स हकीकत में बात ये कि अभी तक कोई ऐसा फ्लूइड नहीं है कि जिसका टेम्परेचर चेंज हो और उसकी विस्कोसिटी में चेंज ना आए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि हमारे पास जो इंजन ऑयल्स बनाने वाली कंपनीज हैं वो क्लेम करती हैं कि उनका जो इंजन ऑयल है उस पर टेम्परेचर का इतना अप्रिशिएबल इफेक्ट नहीं आता, कोई बहुत अप्रिशिएबल चेंज नहीं आती। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ऐसे फ्लूइड्स को हम नाम देते हैं विस्कोस्टैटिक फ्लूइड्स का। तो वी कैन से दैट सम फ्लूइड्स डू नॉट शो appreciable change in their viscosity on change in temperature. They are known as viscostatic fluids. Well, ideally तो इनमें से कोई भी नहीं है, बट जस्ट अप्रोक्सीमेशन ही है। तो आइए इस टेबल में थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। लिक्विड्स की बात की जाए तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा
कोहेसिव फोर्स डिक्रीज कर जाएगी, विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और लिक्विड्स कैन इजीली फ्लो ऑन हीटिंग। गैसेस की बात करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज कर जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा, विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी, एंड बिकम्स हार्ड टू फ्लो देम, फॉर देम, उनके लिए फ्लो करना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम अपने पहले बड़े टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 का बहुत फेमस टॉपिक, तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स का हार्ट फेवरेट टॉपिक है, दैट इज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ ये कहता है कि कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड में से मूव करेगा तो फ्लूइड उसकी मोशन को लाजिमन अपोज करेगा, और फिर वो उस पर एक फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को ड्रैग फोर्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। सो दिस इज नोन एज ड्रैग फोर्स, हम इसको नाम दे रहे होते हैं। तो ड्रैग फोर्स यहां पर F रिप्रेजेंट करे ड्रैग फोर्स को, ईटा रिप्रेजेंट करे विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिस फ्लूइड में से स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ने मूव करना है। R is the radius of the sphere which is moving through the fluid. V is the speed at which the sphere moves through the fluid. तो सारे के सारे फैक्टर्स आगे, अगर मैं इस फॉर्मूला को पेश नजर रखूं तो मैं यहां से कुछ कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं। द फर्स्ट वन इज दैट ड्रैग फोर्स seems to be directly proportional to the viscosity। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा विस्कस फ्लूइड होगा, जाहिर है वो ऑपोजिशन उतनी ज्यादा देगा। फॉर एग्जांपल, मुझे एक बात आप बच्चों कि पानी में से मूव करना कंपैरेटिवली टू एयर में से मूव करना आसान है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि वाटर जो लिक्विड्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी एज कंपेयर टू गैसेस 1000 टाइम्स ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ड्रैग फोर्स बहुत ज्यादा होगी, वहां पे विस्कोसिटी भी बहुत ज्यादा होगी। मींस इट विल बी टफ टू मूव थ्रू फॉर द स्फीयर थ्रू मोर विस्कस फ्लूइड। इट्स टफ टू, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मूव करना पड़े हनी में से और वाटर में से, तो बताइए इनमें से किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? कॉमन सेंस की बात है that the viscosity of honey is much greater than the viscosity of water, which means that कि अगर मैं हनी में से किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाता हूं तो एज कंपेयर टू वाटर मुझे मूव करवाना मुश्किल होगा स्फीयर को, और यहां पर ड्रैग फोर्स हमारे पास कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट जो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं फिजिकल टू 6 पाई ईटा आरवी से, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखिए, स्फीयर जितना बड़ा होगा means it will be more tough for a bigger sphere to move through the fluid than a smaller one। देखिए, जितना बड़ा स्फीयर होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्फीयर ये ड्रॉ कर रहा हूं और एक स्फीयर ये ड्रॉ कर रहा हूं, तो याद रखिएगा इसके साथ जो स्टीम लाइन स्ट्राइक करेंगे वो सिर्फ इतनी होगी, मगर यहां पर स्टीम लाइन की तादाद बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स एज कंपेयर टू दिस वन मच ग्रेटर होगी। Students, this is a very important rule which you'll have to remember it. The next one, force is directly proportional to the speed with which the spherical object is moved through it. तो याद रखिएगा, at a greater speed, जब जितनी ज्यादा स्पीड होगी ड्रैग फोर्स उतनी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, विदिन क्रिटिकल वेलोसिटीज। स्टूडेंट्स, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? आइए देखते हैं। यानी वो कह रहा है कि क्रिटिकल वेलोसिटी के अंदर अंदर आप रहोगे तो स्पीड जितनी ज्यादा होगी, लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी से कम कम उसके अंदर अंदर, तो फिर फोर्स और वेलोसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो आइए देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या मुराद है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी नेक्स्ट स्लाइड में सबसे नीचे मैंने दी हुई है। क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं द वेलोसिटी बिलो विच या विद इन विच फ्लो ऑफ फ्लूइड रिमेन स्ट्रीम लाइन। फ्लो स्ट्रीम लाइन रहेगा तो फिर हमारे पास स्टोक्स लॉ जो होगा, इट वुड बी इक्वल टू F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इट मींस F वुड बी प्रोपोर्शनल टू V। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर बहुत हाई स्पीड की बात की जाए, इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैम्ब्रिज में, और फिर ये हमारे पास ई कैट में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये एक दफा एमडी कैट में भी आ चुका है। एट वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड की अगर बात की जाए तो ड्रैग फोर्स का स्पीड के साथ क्या रिलेशन होगा? तो यहां पे कॉमन सेंस की बात है कि हम बात करें स्पीड्स विच आर ग्रेटर देन द क्रिटिकल स्पीड्स, तो याद रखिएगा अब आप F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V को ओबे नहीं करेंगे, तो बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर। स्टोक्स लॉ कहां कहां अप्लाई हो सकता है? ये बड़ी अहम चीज है। देखिए, पहली बात, ओनली एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, ये इसका पहला की पॉइंट है कि इसे सिर्फ और सिर्फ हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के अलावा हम कहीं और अप्लाई नहीं करेंगे।
ओनली एप्लीकेबल फॉर स्पीड्स बिलो क्रिटिकल वेलोसिटीज, ये मैं ऑलरेडी आपसे भी शेयर कर चुका हूं। और सबसे खूबसूरत बात, देखिए स्टोक्स लॉ तब लगेगा ना जब ड्रैग फोर्स लगेगी। तो ड्रैग फोर्स नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए होती है, आइडियल फ्लूइड के लिए नहीं होगी, क्योंकि आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी जीरो जाती है, ड्रैग फोर्स जीरो जाएगी। जब ड्रैग फोर्स ही नहीं लगेगी तो इस फॉर्मूला का कहीं कोई वजूद ही नहीं होगा। इसका मतलब अगर विस्कोसिटी जीरो हो जाए, इसका मतलब जब हम ड्रैग फोर्स की बात कर रहे होंगे देन वी आर टॉकिंग अबाउट, या हमें ज्यादातर जो ड्रैग फोर्स का एक्सपीरियंस होगा वो नॉन आइडियल फ्लूइड्स के लिए होगा, आइडियल के लिए नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अब स्टोक्स लॉ की सबसे खूबसूरत, सबसे आला चीज की तरफ चलते हैं, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। फिर एक दफा तमाम स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक स्टार्ट होता है। हम सब जानते हैं कि इसकी डेरिवेशन एफएससी में हमसे बहुत दफा हरवाई जाती है, चूंकि हम एंटीडेस में आ चुके हैं। अब यहां पर हमने क्या करना है, हमने इसकी असल कोर को समझना है कि इसके फॉर्मूलाज क्या क्या हैं और कैसे कैसे सवालात आ सकते हैं। तो आइए, आई होप दैट यू पीपल विल एंजॉय इट। ये क्या चीज है टर्मिनल वेलोसिटी? हमारी किताब में समझाया गया है कि अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉल करे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी W इज इक्वल टू mg, तो फिर क्या होगा किसी फ्लूइड में से, तो फ्लूइड उसकी मोशन को अपोज करेगा। जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी के साथ ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स भी बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी, मगर नेट जो फोर्स है स्टूडेंट्स, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है W इज इक्वल टू mg, और ड्रैग फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, ड्रैग फोर्स बढ़ती जा रही है। एक वक्त आएगा कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उस वक्त बॉडी एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर चुकी होगी, और फिर वो उसी वेलोसिटी से मूव करेगी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगी। अब वो वेलोसिटी ना कम हो सकती है ना ज्यादा हो सकती है। तो याद रखिएगा उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी होगी, द मैक्सिमम स्पीड और वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड सच दैट its weight is balanced by the drag force, it's called terminal velocity। ये इसका रिलेशन होगा FD is equal to W is equal to mg। आप ड्रैग फोर्स की जगह जब वैल्यूज प्लेस करेंगे तो mg आपके पास आ जाएगा 6 पाई ईटा RVT। यहां से हमारे पास दो फॉर्मूलाज डिराइव किए जा सकते हैं। एक है VT इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा RV। स्टूडेंट्स, ये वो फॉर्मूला जो हार्डली हम लोग यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एफएससी के बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है कि ये फॉर्मूला कहां अप्लाई होना है, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स को फिंगर टिप्स पर टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। ये उन सब के फिंगर टिप्स पे होता है, तो सारे बच्चे हमेशा ये फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जो ऊपर वाला फॉर्मूला VT इज इक्वल टू mg ओवर 6 पाई ईटा RV। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं तो इस फॉर्मूला में हमारे पास VT इज प्रोपोर्शनल टू m ओवर r, मैस ऊपर है, रेडियस नीचे है। अब अगर मैं ये कह दूं कि मैस जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में, एंटी टेस्ट में, वो मैस इज इक्वल टू कांस्टेंट की टर्म यूज करता है, तो इसका मतलब मैस का जिक्र आ गया। मैस का जहां पे भी जिक्र आएगा तो बच्चों याद रखिएगा, आप हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैस अगर कांस्टेंट हो गया तो फिर इसका मतलब हमारे पास VT इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, जिससे मुराद ये है कि अगर मैं सपोज करें रेडियस को डबल कर दूंगा तो टर्मिनल वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा, वो हाफ हो जाएगी। और अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो टर्मिनल वेलोसिटी डबल हो जाएगी। ये वो चीज है जो बच्चों को पता नहीं होती। कब इसको यूज करना है, जब न्यूमेरिकल में वो मैथ्स का जिक्र करेगा। अब सपोज करें वो ये कहता है कि दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मैसेज की रेशियो उसने आपको दे दी। अब देखिए वो आपको मैसेज की रेशियो दे रहा है, सपोज करें उसने आपको मैसेज की रेशियो दे दी, साथ उसने उन दोनों के रेडियस की रेशियो भी आपको दे दी, और कहता बताओ दोनों की टर्मिनल वेलोसिटीज की रेशियो क्या हो सकती है अगर वो सेम फ्लूइड में से फॉल करें। तो ये फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, गौर से देखिएगा। इस फॉर्मूला में टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के साथ इनवर्स है, इसका मतलब V1 का R1 नीचे होना चाहिए, मगर मैस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका मैस ऊपर होना चाहिए। इस तरह V2 का मैस उसके सामने मगर रेडियस उसके ऊपर होना चाहिए। तो यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में आपने मैसेज की रेशियो को पुट करना है और रेडियाई की रेशियो को, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला ये हर बच्चे के फिंगर टिप्स पे होता है, टर्मिनल वेलोसिटी पे वो समझता है शायद यही फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा। बड़े गौर से देखिएगा, इसमें अगर सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दिया जाए एक्सेप्ट रेडियस, तो याद रखिएगा टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। इसका मतलब अगर ये
पेपर में पूछा जाए, ये तब पूछा जाएगा जब आपको या तो डेंसिटी की बात की जाएगी या फिर वो ड्रॉपलेट की बात करेगा। देखिए ड्रॉपलेट पानी से बना होता है और पानी का कतरा बड़ा हो या छोटा हो, डेंसिटी तो कांस्टेंट होती है। तो जब डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब यहां पर अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं तो स्क्वायर के बाद साफ सी बात है टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास 4 टाइम्स आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। आइए ऐसे ही क्वेश्चन हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। 2 ड्रॉपलेट्स। अब देखें यहाँ पे कीवर्ड क्या आ गया, ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स का मतलब ये दोनों पानी के बने हुए हैं और साफ सी बात है डेंसिटी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉल हैविंग देयर रेडियाई इन अ रेशियो 2:1, उनके रेडियस की रेशियो आपको दी गई है, इसका मतलब उसने आपको R1/R2 दिया हुआ है। कहता है फॉल थ्रू एयर, एयर का मतलब दोनों सेम फ्लूइड में से फॉल किए, विस्कोसिटी सेम होगी, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटीज। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने इसका सॉल्यूशन दिया, आइए देखते हैं। देखिए कीवर्ड हमारे पास आ गया ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स हैं तो इसका मतलब दे हैव द सेम डेंसिटी, सो यूज रिलेशन VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऑलरेडी V1/V2 इज इक्वल टू, यहां पे R के साथ टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्ट है, इसका मतलब V1 का R1 उसके सामने होगा, V2 का R उसके सामने होगा, लेकिन यहां पे स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स यू जस्ट नीड टू डू व्हाट, आप यहां पे 2:1 पुट करेंगे, स्क्वायर लेंगे 4:1, so that is your answer. So we come over here 4:1, so Charlie is our answer. बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो हम इसको ऐसे डील करेंगे। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट मास। जी हाँ बच्चों, आपने यकीनन गौर किया होगा कि यहाँ पे कीवर्ड कांस्टेंट मास है। तो बताइए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोपोर्शनल टू M/R वाला, इसमें रेडियस के साथ इनवर्स होगा। तो बेटा इज मूविंग थ्रू, कह रहा है इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड with a terminal velocity of 2 meter per second. How will its velocity be affected if radius is doubled keeping mass constant? तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर रेडियस को मैं डबल कर रहा हूं तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। तो पहले क्या थी, पहले वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड को अगर मैं हाफ करूंगा 2/2 मेरे पास आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। आई होप बड़ा आसान क्वेश्चन था और आपको समझ भी आ गया, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। सो कीवर्ड वाज कांस्टेंट मास, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। बच्चों M इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैं कोशिश करता हूं हर स्लाइड में आपको साथ एक्सप्लेनेशन भी दूं, साथ साथ उसके नीचे डेरिवेशन भी मौजूद होती है, आपके लिए आसानी होनी चाहिए। यू हैव टू वर्क हार्ड, हेंस व्हेन R इज डबल्ड, R को डबल किया गया, VT बिकम्स हाफ। अब एक और बहुत मशहूर बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये एनटीडे से बहुत दफा आ चुका है, तो यू मस्ट रिमेंबर इट, यू मस्ट प्रिपेयर इट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, इनमें से कौन सा ग्राफ ऐसा इज अ पॉसिबल वन बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी। अब याद रखिएगा यहां पे वो वेलोसिटी नहीं कह रहा, वो टर्मिनल वेलोसिटी कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ बताइए जबकि वो एक फ्लूइड में से मूव कर रहा होगा, फ्रीली फॉल कर रहा होगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ये पता होता है कि जनाब ये फर्स्ट ऑप्शन को वो सिलेक्ट कर रहे होते, क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि शुरू में वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाते हैं, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती, तब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। बच्चे फौरन से पहले अल्फा को सिलेक्ट कर लेते हैं। बेटा याद रखिएगा ये ग्राफ तब हो सकता है अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें। यहां पर उसने हमसे डिमांड किया हुआ है टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करना। तो टर्मिनल वेलोसिटी तो वो वेलोसिटी अटेन जब हो चुकी होगी तो वो चेंज नहीं होगी, इसका मतलब चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। इसका मतलब हम उस लम्हे से स्टार्ट होंगे जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो चुकी थी, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी। स्टूडेंट्स आई होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड दिस। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वेल जीकी का एक बहुत ही अहम सवाल, ये जीकी में, पायास में, नस्ट में, हर जगह आ चुका है। इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 ड्रॉपलेट्स, आप लोगों को 8 ड्रॉपलेट्स दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ड्रॉपलेट्स मैंने आपके लिए ड्रॉ किए हैं, वो पेपर में कभी ड्रॉ नहीं करेगा, वो सिर्फ बोलेगा 8 ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग डाउनवर्ड ईच ऑफ सेम साइज। इसका मतलब साइज सबका सेम है तो रेडियस सबका सेम है, एंड विद सेम टर्मिनल वेलोसिटी, सबकी टर्मिनल वेलोसिटी भी सेम है। वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। मैंने जस्ट एक की टर्मिनल वेलोसिटी यहां पर आपके लिए ड्रॉ की है। व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। अब सवाल का जरा की खूबसूरती दिखेगा कि कहता बताओ नई टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी इफ
ऑल ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन, ये कीवर्ड है, कंबाइन कर दिया, इसका मतलब कंबाइन होकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बनेगा। तो बताइए अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों। यहां पे बड़ी खूबसूरत चीज ये है कि आप लोगों ने एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा आप डिटेल्स में नहीं जाएंगे, नई वाली टर्मिनल वेलोसिटी को निकालना है तो n की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय किसी भी ड्रॉपलेट की जो टर्मिनल वेलोसिटी वो आप पुट कर देंगे। n क्या चीज है, व्हाट इज n, आखिर यहां पे n से मुराद क्या है। तो बेटा याद रखिएगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स टू बी कंबाइंड, वो ड्रॉपलेट जिन्हें कंबाइन किया जाना हो। तो बेटा यहां पे मैं आया, n की जगह मैंने 8 पुट किया, 2/3 पहले वाली वेलोसिटी 4 थी। स्टूडेंट्स 8 को क्या लिखा जा सकता है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 3, 2/3 बाहर है, 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रह गया 2 का स्केयर, 2 का स्केयर हमारे पास होता है 4, तो 4 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगी है बीटा विच इज 16 मीटर पर सेकेंड। आई होप दैट यू पीपल हैव एंजॉयड दिस। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। कितनी तरह का फ्लूइड फ्लो होता है, तो आप सब जानते हैं स्ट्रीमलाइंड दो तरह का होता है, स्ट्रीमलाइंड दूसरा टर्बुलेंट कहलाता है। अब स्ट्रीमलाइंड को लेमिनार भी कहा जा सकता है, आप स्टेडी भी कह सकते हैं, आप इसको रेगुलर भी कह सकते हैं। टर्बुलेंट को नॉन लेमिनार, अनस्टेडी और इरेगुलर कहते हैं। अब इन दोनों में बुनियादी डिफरेंस क्या है ये देखते हैं, इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक पाइप ड्रॉ किया गया है, इस पाइप में हमारे पास 3 स्ट्रीम लाइन्स फ्लो कर रही हैं। स्ट्रीम लाइन्स में ज़्यादा वक्तन फवक्तन मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। तो 3 पॉइंट्स दिखाए गए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। स्टूडेंट सपोज करता हूं पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब यहां पर जो वेलोसिटी हमारे पास है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और बी पर 11 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा हो गई है, यहां पे वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड हो गई, वेलोसिटी चेंज हुई। और सी पर हमारे पास वेलोसिटी होगी 12 मीटर पर सेकेंड। और आपसे अगर पूछे थे बताओ क्या ये फ्लो स्ट्रीमलाइंड है या टर्बुलेंट है, तो बच्चे फौरन से पहले ये देखते हैं कि चूंकि वेलोसिटी डिफरेंट है तो वो टर्बुलेंट कहते हैं। बेटा ऐसा कभी नहीं कहना, स्ट्रीमलाइंड से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगी, बल्कि इससे मुराद ये है कि अगर पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए से जितने भी पार्टिकल्स गुजरे, लाखों पार्टिकल्स भी गुजरे, अगर पॉइंट ए पर उन तमाम पार्टिकल्स की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो इस पॉइंट पर फ्लो स्ट्रीम लाइन हमारे पास होगा, इसे हम स्ट्रीम लाइन फ्लो का नाम देंगे, विल कॉल इट स्ट्रीम लाइन। और बी पर अगर लाखों पार्टिकल गुजरे, सबकी 11 मीटर पर सेकेंड हो तो इसे भी स्ट्रीम लाइन कहेंगे। इस पॉइंट पर अगर सबकी वेलोसिटी हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड है तो याद रखिएगा ये भी इस पॉइंट पर स्ट्रीमलाइन होगा। तो पता ही चला पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी वेरी कर सकती है, मगर उस खास पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर जब भी कोई पार्टिकल गुजरे तो उसकी वही वेलोसिटी होनी चाहिए जो उससे पहले वाले पार्टिकल की उस पॉइंट पर थी। तो ऐसे को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो का नाम देते हैं। सो इफ एट पॉइंट B and C, A, B and C velocities are different, 10 meter per second, 11 meter per second, 12 meter per second, but every particle which passes through point A has velocity as 10 meter per second, at B as 11 meter per second और C की 12 meter per second है। तो इन तमाम पॉइंट्स पर फ्लो स्ट्रीमलाइंड होगा। अब टर्बुलेंट क्या है, या बहुत आसान हो गया इसको डिफाइन करना कि अगर एट एनी ऑफ दीज पॉइंट्स, इनमें से किसी भी एक पॉइंट पर अगर ऐसा हो जाए दैट ऑल द पार्टिकल्स passing through that particular point has different velocity, किसी खास पॉइंट पर जो पार्टिकल गुजरे उन तमाम की वेलोसिटी डिफरेंट थी उस खास पॉइंट पर, तो याद रखिएगा उस पॉइंट पर फ्लो जो होगा वो टर्बुलेंट होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स शेयर करना चाहता हूं, दैट इज रिगार्डिंग आइडियल फ्लूइड। स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर में आइडियल फ्लूइड को लेकर चल रहे होंगे क्योंकि हम डिफरेंट लॉज देखने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आ रही है, इस तरह आगे बर्नौलीज इक्वेशन आएगा तो हम वहां पे आइडियल फ्लूइड को ही कंसीडर करेंगे। आइडियल फ्लूइड किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? आइडियल फ्लूइड उसको कहते हैं जिसका फ्लो रेगुलर फ्लो हो, स्ट्रीमलाइंड हो, टर्बुलेंट ना हो। दूसरी प्रॉपर्टी, इट शुड बी नॉन विस्कस, इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए। तीसरी इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल से मतलब आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मास पर यूनिट वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, विच मींस उसकी डेंसिटी जो होगी कांस्टेंट रहेगी। तो बच्चों अगर ये तीनों फीचर्स आप लोगों को इकट्ठे मिल जाते हैं
you find all of these features simultaneous in a fluid, then that fluid can be declared as an ideal fluid. अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की तरफ जाने से पहले मैं आपसे छोटी सी एग्जांपल सब बच्चों से अगर पूछूं तो आप फौरन कहेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का फॉर्मूला A1V1 इज इक्वल टू A2V2 है, जिससे मुराद प्रोडक्ट ऑफ एरिया of the pipe and the speed with which the fluid is passing through that pipe is always constant, हमेशा constant होगा। जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट फिजिक्स में या कहीं पे भी किसी सब्जेक्ट में भी constant होगा प्रोडक्ट, तो याद रखिएगा दोनों क्वांटिटीज आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। अब मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं कि फजर की नमाज में जब हम अगर जमात के साथ नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे जो ही टैप ओपन करते हैं तो पानी बड़ी तेजी से बाहर आता है, जबकि जुम्मे वाले दिन पानी बहुत की रफ्तार बहुत कम होती है। उसकी वजह क्या है? देखिए जुम्मे वाले दिन नमाजियों की तादाद ज्यादा होती है, सारे टैप्स ओपन होते हैं, तो पाइप के अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होल्स का वो बढ़ता जाएगा। एरिया जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी ज्यादा कम होगी, जबकि फजर में नमाजी बहुत कम होते हैं। तो मजे की बात यह कि एरिया कम होगा, एक ही होल होगा या दो होल होंगे, नमाजी कम होते हैं तो स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो मैंने ये बताया कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को आसमान तो हुई चीज नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल है। तो स्टेटमेंट इसकी देखते हैं, व्हेन एन आइडियल फ्लूइड पासेस थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया देन इट्स स्पीड चेंज एज एरिया चेंजेस बट द फ्लो रेट, ये बहुत कीवर्ड है फ्लो रेट, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि जैसे जैसे एरिया वेरी करेगा स्पीड तो चेंज होगी, मगर फ्लो रेट या फिर प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्पीड, इसका मतलब फ्लो रेट कुछ और चीज नहीं है, दैट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड वी एट ईच पॉइंट रिमेन्स द सेम। सो स्टूडेंट्स आइए, स्पीड विल बी मोर एट कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट। आइए हम यहां पे आते हैं, एक डायग्राम हमें दिखाई गई है, तो यहां पर एरिया हमारे पास ज्यादा है। अगर एरिया ज्यादा है तो कॉमन सेंस की बात है स्पीड क्या होगी? कम होगी। लेकिन हो सकता है एंटी टेस्ट में वो ये पूछे कि स्टीम लाइन जहां पे क्या है, देखिए यहां पे स्टीम लाइन एक दूसरे से बहुत दूर है, स्टीम लाइन जहां पे क्या है या दूर है, तो जब स्टीम लाइन दूर हो जाती है एरिया बढ़ जाता है तो स्पीड कम हो जाती है। ये टेक्निकल पॉइंट आपने याद रखना। और यहां पे क्या होगा, या इसे कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट, वी कॉल इट कॉन्स्ट्रिक्टेड, हम इसे कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट का नाम दे रहे होते हैं। स्टीम लाइन जहां पर बहुत क्लोज है, तो अगर स्टीम लाइन क्लोज आ जाए, आप सब जानते हैं यहां पे एरिया क्या है, यहां पे एरिया हमारे पास कम है मगर स्पीड क्या है ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट में, अगर मैं कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट की बात करूं तो स्पीड ज्यादा होगी वेयर एरिया इज लेस और वेयर स्टीम लाइंस आर क्लोजर। कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट इसको कहते हैं। वेल स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फ्लो रेट, फ्लो रेट मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप एंड द स्पीड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं यूनिट्स पुट करूं तो एरिया का यूनिट हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर, स्पीड का मीटर पर सेकंड, प्रोडक्ट के बाद हमारे पास जो चीज ऑब्टेन होती है दैट इज क्यूबिक मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट क्यूबिक मीटर तो वॉल्यूम का यूनिट है, इसका मतलब ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, तो इसे फ्लो रेट का नाम दिया जाता है, वी कॉल इट फ्लो रेट। इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से जो डिराइव किए जा सकते हैं, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। यहां से अगर मैं देखूं तो V1 चूंकि एरिया और स्पीड आपस में इनवर्स है, तो V1 का A1 नीचे आएगा और V2 अगर नीचे है तो A2 ऊपर चला जाएगा। तो स्टूडेंट ये तब है कि अगर आप एक ही पाइप में डिफरेंट पॉइंट्स पर स्पीड्स की रेशियो निकालना चाहें जबकि एरिया चेंज हो रहा हो, तो अगर आपको एरिया की रेशियो दी हो तो सिंपली क्या करें कि एरिया की रेशियो का इनवर्स ले लें, तो अब आपके पास स्पीड की रेशियो आ जाएगी। और अगर रेडियाई दी हो तो रेडियाई इस तरह से पुट किए जा सकते हैं, आप सब जानते हैं एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा R2 ओवर R1 का होल स्क्वायर, बाहर हमने कॉमन ले लिया। तो आप रेडियाई की जो रेशियो है, आप अगर दी हुई आपको तो आप उसका इनवर्स लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास फिर स्पीड की रेशियो आ जाएगी। तो आइए पॉइंट देखते हैं। इफ रेशियो ऑफ एरियाज आर गिवन then to find ratio of speeds simply take inverse of area ratio, it means A1 ratio A2 is equal to 2 ratio A1। अगर आपको दिया एरिया की रेशियो आपको 2:1 दी है, तो सिंपल ही बात है कि स्पीड की रेशियो क्या होगी, इनवर्स ले लिया 1:2। और अगर आपको रेडियाई की या रेडियाई की या डायमीटर की रेशियो दी गई हो, तो याद रखिएगा जो रेडियाई की रेशियो होती है वही डायमीटर की होती है, कभी चेंज नहीं हो सकती। टू फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड अगर आपने निकालनी है तो सबसे पहले आप इनवर्स लेंगे रेडियाई का की रेशियो का और या डायमीटर का, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर लेंगे, तो दैट वुड बी द फॉर्मूला। आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये शॉर्टकट से
वेल एक मेरे दिल में बात है कि चले मैं एक छोटा सा पॉइंट जो एफएससी में हम सबको फिंगर टिप से होता है बाज का। अच्छा, एंटी टेस्ट में ये जरूरी नहीं कि हमेशा मुश्किल सवाल ही आएगा, एंटी टेस्ट में आसान सवाल भी आते हैं। तो ऐसे एक आसान लेकिन बड़ा फेमस क्वेश्चन, एज इन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आप सब जानते हैं मैस फ्लोइंग इन इज इक्वल टू द मैस फ्लोइंग आउट। ये वो रिलेशन है जिसको बुनियाद बनाकर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करते हैं। तो याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये अक्सर पूछा जाता है कि बताइए क्या चीज है। बर्नौलीज इक्वेशन हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जितने भी 2-3 टॉपिक आएंगे वो इसी की एप्लीकेशंस होंगी, तो बहुत ध्यान से। When an ideal fluid passes through, जब एक आइडियल फ्लूइड पास करता है पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेरिएबल हाइट भी हो, देन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट P half rho V square and rho GH changes but there some remains सेम एट ईच पॉइंट। तो बच्चों ये वो चीज है जो हम लोगों की फिंगर टिप से होती है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसका रिलेशन फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इट मीन्स दैट कि पॉइंट टू पॉइंट ये टर्म भी वेरी करेगी, पॉइंट टू पॉइंट ये टर्म भी वेरी करेगी, पॉइंट टू पॉइंट ये टर्म भी वेरी करेगी, लेकिन इन सब का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसे हम बर्नौलीज इक्वेशन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं से जनरली ये भी लिख सकता हूं दैट दिस टर्म एडेड विद दिस टर्म एडेड विद दिस टर्म ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब सपोज करें बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट के यूनिट क्या है। तो बच्चा बड़ा हैरान होगा, बच्चे कहेंगे यार पता नहीं इसके यूनिट क्या होंगे। तो बड़ा टेक्निकल पॉइंट बताता हूं। बच्चों आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, मुझे बताओ ये कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एडिशन का। हम सब जानते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन ओनली बी पॉसिबल बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटीज। का मतलब ये है कि ये टर्म और ये टर्म हैड टू बी द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। हमारी बुक वाला P को प्रेशर का नाम देता है स्टूडेंट, इसका मतलब पता ये चला कि बाकी भी दोनों टर्म्स प्रेशर ही हैं। ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, मगर इनको इंटरनेशनल बुक्स में किस नाम से पुकारा जाता है ये इंशाल्लाह आज मैं आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिएगा P को हमारी बुक वाला प्रेशर कहता है, लेकिन इंटरनेशनल बुक्स में इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो इसको स्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। ये प्रेशर क्या होता है ये इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी आप ध्यान में बिठा लें, दैट इज साइड वाइज प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप हाफ रो V स्क्वायर। अब इसमें की टर्म है V स्पीड को क्या कहते हैं, जिसका मतलब डायनेमिक से है। तो बेटा इसको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं, या काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, या फिर इंटरनेशनली इसको डायनेमिक प्रेशर स्पीड से। ये वो प्रेशर होता है जो कि फॉरवर्ड प्रेशर होता है अलोंग द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। यानी अगर आप पाइप में इमेजिन करें, अब अगर आप जाके खड़े हो गए हैं तो पानी आकर आपके वजूद से जो टकराएगा और आपको उठा के दूर फेंकेगा, तो वो जो सामने की तरफ जो प्रेशर एग्जर्ट होता है हम उसे डायनेमिक प्रेशर कहते हैं। रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, या इसे कहते हैं प्रेशर विद डेप्थ। स्टूडेंट इन तमाम प्रेशर्स को सही तरह समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो पहले बताइए इसके यूनिट क्या होंगे, ये कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे। अगर ये प्रेशर तो इसके यूनिट होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको पास्कल का नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आइए अब मैं एक एक करके आपको प्रेशर समझाता हूँ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी बुक में इसको सही समझाया नहीं गया और बच्चे के लिए बहुत सारी कंफ्यूजन रहती हैं। ये प्रेशर जिसको मैं स्टैटिक प्रेशर का नाम दे रहा हूं, देखें जब एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल पाइप की बात करता हूं स्टूडेंट याद रखिएगा, ये पाइप जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया इट इज अ हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप उसको कहते हैं बच्चों जिसमें हाइट जो होती है वो सेम रहती है, और हाइट अगर सेम रहे तो एक बात याद रखिएगा कि इसमें रो जी एच वन इज इक्वल टू रो जी एच टू हमेशा सेम होगा। इसको हॉरिजॉन्टल पाइप कहते हैं। हाइट वेरी नहीं करती, हाइट हमेशा सेंटर से ली जाती, यहां से सेंटर, यहां से सेंटर ये बनता। स्टूडेंट यहां पे स्टीम लाइंस एरिया चुके क्या है बोले ज्यादा है, तो स्टीम लाइन साइड वाइज अपने आप को एक्सपैंड करती हैं। जब साइड वाइज एक्सपैंड करती हैं व्हाट दे डू, अगर मैं यहां पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करूं तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर हमारे पास सारी स्टीम लाइंस मिलकर जो फोर्स अप्लाई करेंगी दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्टैटिक प्रेशर। तो बेटा ये बात याद रखिएगा, जबकि एरिया पैच ऑन द साइड ऑफ द पाइप की मैं बात कर रहा था, तो एज व्हेन एरिया इंक्रीजेस स्टीम लाइंस एक्सपैंड साइड वाइज क्रिएटिंग P is equal to F over A on sides of the pipe known as static pressure। तो बच्चों
इस स्लाइड में मैंने स्टैटिक प्रेशर के बारे से आपको बताया, ये वो प्रेशर है जो साइड वाइज एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके लिए डायनामिक प्रेशर को लेकर आया हूं। डायनामिक प्रेशर किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? ये देखिएगा, ये एरिया एलिमेंट मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, यही एरिया एलिमेंट मैंने यहां पे प्लेस कर दिया। तो मुझे एक बात बताएं, यहां पर जो पानी आ रहा है, तो पानी इस पर आके जब स्ट्राइक करेगा तो हार्डली एक स्टीम लाइन या दो स्टीम लाइन इस पर एक्ट कर रही है। तो इस पर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, फॉर्मूला फिर वही यूज कर लेते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बताइए यहां पर सिर्फ दो स्टीम लाइन जिस पर फोर्स एक्ट कर रही है, प्रेशर होगा। लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं, दूसरे पॉइंट की बात करूं, तो बच्चों यहां पर सारी की सारी स्टीम लाइंस मिलकर इस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं। तो यहां पर P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, जो सामने की तरफ है बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। इसमें कम है, उसमें ज्यादा, इसका मतलब ये प्रेशर ज्यादा, ये प्रेशर कम होगा। तो बेटा ये जो फॉरवर्ड जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, इसे हम लोग डायनेमिक प्रेशर का नाम देते हैं। हाफ रो वी स्क्वायर से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो आइए, एट पॉइंट 1 ओनली 2 स्टीम लाइंस आर exerting force per unit area pressure on area element. This pressure is known as dynamic pressure, or it is clear that at point 2 all steam lines apply force per unit area. So dynamic pressure at 2 is much more than at point 1. Last but not the least, rho gh, the pressure with depth. तो बेटा ये कंटेनर है हमारे पास, इसमें एक फ्लूइड है जो एक हाइट, सपोज करें इस कंटेनर की हाइट, इस कंटेनर में हमारे पास लिक्विड की हाइट यहां तक, दैट इज h। अब प्रेशर विद डेप्थ वही है जो 9th क्लास में बच्चों हमें पढ़ाया जाता था, P इज इक्वल टू रो जी एच, ये वही प्रेशर है। देखिए अगर किसी लिक्विड में मैं कंटेनर को डिप करता हूं, तो इस कंटेनर के ऊपर ये जो फ्लूइड है, ये सारा का सारा फ्लूइड उस पर मिलकर एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिसको मैं रो जी एच का नाम देता हूं। यहां पे हाइट हमारे पास h1 है। अब बच्चों अगर कंटेनर यहां चला गया, तो बताइए ये सारा का सारा फ्लूइड इस पर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अब जो फॉर्मूला मैं लिखूंगा P2, इसको मैं P1 कह देता हूं, ये P2 है रो जी H2, चूंकि H2 बड़ा है किससे, H1 से। इसका मतलब ये प्रेशर यहां पे जो एग्जर्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। स्टूडेंट्स इसे प्रेशर विद डेप्थ P इज इक्वल टू रो जी एच, विच increases as object goes deeper and deeper in a fluid. It is clear that for H2 rho gh is greater than H1. आइए मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आगे करवाता हूं, मैंने आप लोगों के लिए डेवलप किया हुआ है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पयास में और जीकी में दोनों में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होता ये, वो कह रहा है कि आपको मैंने 3 कंटेनर्स दिखाए गए हैं, कंसिडरिंग द फॉलोइंग फिगर, विच कंटेनर इज एक्सपीरियंसिंग मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस एरिया। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा बड़ा कंटेनर देखता है तो वो अल्फा को सिलेक्ट कर रहा होता है। ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं है। हमने यहाँ पे जो प्रेशर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, P इज इक्वल टू रो जी एच। और आप बताइए यहाँ पर हाइट तो सब में क्या है, सेम है। इसका मतलब अगर हाइट सब में सेम है तो रो जी P1, P2, P3 सब बराबर होंगे। इट मीन्स ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑल आर एग्जर्टिंग द सेम प्रेशर। आई होप यहां से आपको समझ आई होगी कि P इक्वल टू रो जी एच बेसिकली क्या चीज है। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी कॉल्ड प्रेशर। इनमें से कौन सी टर्म है जिससे प्रेशर कहा जा सकता है? अब बेटा आपके लिए मुश्किल नहीं है, मैंने आपको ट्रेन कर दिया। ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर। जल्दी से बोलें, ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है? बोलें जी हाँ, स्टैटिक प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है? प्रेशर विद डेप्थ। ये कौन सा प्रेशर है? जिसे डायनामिक प्रेशर कहते हैं। हमारी बुक वाला सिर्फ इसको प्रेशर कह रहा होता है, जिसे हम प्रेशर विद डेप्थ कहते हैं, या हमारी बुक वाला इसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कहता है। हमारी बुक इसे वैसे तो डायनामिक, हम इसे डायनामिक प्रेशर इंटरनेशनली कहते हैं। हमारी बुक वाला इसे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी कहता है। तो बेटा ये सारे के सारे प्रेशर हैं, तो डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब चलते हैं, फॉर अ हॉरिजॉन्टल पाइप द बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी रिटन एज। बेटा मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, हॉरिजॉन्टल पाइप इस तरह का होता है जिसमें हाइट दोनों में सेम होती है। बेटा जब हाइट सेम होगी तो इसका मतलब रो जी एच 1 माइनस रो जी एच 2 0 हो जाएगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन में रो जी एच टर्म अपीयर नहीं होगी, तो फिर कौन सी दो टर्म रह जाएंगी? एक स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर। फिर इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी एनटीडीएस में बहुत दफा आ चुका है। स्टूडेंट ये मैंने सारी यहाँ पे प्रूव कर रखा है उसको, कि हम आसानी से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपने बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंच चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन।
बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशंस, सबसे पहले हमारे पास आता है टॉर्शलीज थ्योरम। स्टूडेंट, टॉर्शलीज थ्योरम क्या है कि अगर किसी कंटेनर में हमारे पास कुछ फ्लूइड हमने फिल कर रखा है, सपोज करें हाइट h1 तक, और हम यहाँ पे एक छोटा सा होल क्रिएट करते हैं, तो यकीनन उस होल से फ्लूइड बाहर आएगा। वो फ्लूइड बाहर आएगा तो वो जो कुछ स्पीड भी रखता होगा। स्टूडेंट, अगर आपने स्पीड को मालूम करना है तो स्पीड को स्पीड ऑफ फ्लक्स का नाम दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है √2g h1 माइनस h2। यहाँ पे h1 माइनस h2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज द हाइट ऑफ फ्लूइड अबव द ओरिफिस। ये वाली जो हाइट है बहुत मैटर करती है। ये हाइट जितनी ज्यादा होगी, स्पीड इतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब होल जितना डीप होता जाएगा, होल जितना मैं नीचे करता जाऊंगा, तो असल में मैं इस हाइट को बढ़ा रहा हूं, तो स्पीड उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो v फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द ओरिफिस। स्पीड ऑफ फ्लक्स किस पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही होती। ये हमारे पास था। तो और इसलिए थ्योरम के हवाले से बात हम लोग कर रहे थे, और हम लोग इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। स्पीड इज लो वेयर प्रेशर इज हाई। ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैंने स्टूडेंट्स तो क्या, मैंने टीचर्स को भी बहुत कंफ्यूज देखा, बहुत परेशान होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स बड़े अच्छे क्वेश्चन उनसे कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको आपको डिटेल से समझाऊंगा कि जहां पर स्पीड कम होती है वहां पे प्रेशर ज्यादा कैसे हो जाता है। वेंचरीज रिलेशन की बात कर लेते हैं। द प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर। ये या ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कोई फॉर्मूला में पूछा जा सकता है, कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। अब मुझे एक बात बताइए, टॉर्शलीज थ्योरम का एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स विल बी मोर फॉर विच होल। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो हाइट होती है बहुत मैटर कर रही होती है। ये हाइट बहुत मैटर कर रही होती है। स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द लिक्विड अबव द ओरिफिस। तो यहां पे वो सबसे ज्यादा, इसका मतलब जितना बेस बॉटम में होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। सो बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये इसका कीवर्ड हो गया, हमने देख लिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द ओरिफिस। वेल स्टूडेंट्स, मैंने भी आपसे कहा कि एक ऐसी बात जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इवन टीचर्स को भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ये चीज है, अगर हॉरिजॉन्टल पाइप आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं, तो हॉरिजॉन्टल पाइप की इक्वेशन बच्चों ये है। ये कौन सा प्रेशर है, ये तो अब आपके लिए कोई मसला ही नहीं रहा। मैंने पूरे लेक्चर में आप लोगों को याद करवा दिया। इसे हम स्टैटिक प्रेशर का नाम देते हैं। और ये कौन सा प्रेशर है? जी हाँ, इसे हम डायनामिक प्रेशर का नाम दे रहे होते हैं। वी आर कॉलिंग इट डायनामिक प्रेशर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये सम इनका कांस्टेंट है, इससे मुराद क्या? इसका मतलब अगर इनमें से एक टर्म बढ़ रही होगी तो दूसरी टर्म कम हो रही होगी। सारा राज इस चीज में छुपा हुआ है बच्चों। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं, स्पीड जहां पे ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम कैसे हो जाता है, इसको कैसे, जहां पे कम हो वहां पे प्रेशर ज्यादा क्यों है, आइए देखते हैं। देखा बेटा, यहाँ पे एरिया तो ज्यादा है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है यहाँ पे स्पीड कम होगी, प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा। ये बर्नौलीज कह रहा है। तो बच्चे फौरन से पहले टीचर्स का सर खाते हैं कि सर ये बताइए प्रेशर यहाँ पे ज्यादा कैसे? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां पर तो एरिया बहुत ज्यादा है, तो अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर तो कम होना चाहिए। तो मेरे बच्चों सुनो, यहां पर दो प्रेशर हैं, एक ये साइड वाइज प्रेशर है जो स्टैटिक प्रेशर है। तो बेटा याद रखना, वो स्टैटिक प्रेशर जिस एरिया पर एक्ट कर रहा है वो साइड वाइज बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हमारी बुक जिस प्रेशर को बढ़ा रही है वो स्टैटिक प्रेशर है। अब मैं आपको कम करके दिखाता हूं, कम वाला कौन सा है? यहां पर स्टैटिक प्रेशर तो ज्यादा है, मगर बच्चों ये जो स्टीम लाइन जाकर इस टुकड़े के साथ टकरा रही हैं, वहां पर प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम हाफ रो वी स्क्वायर कहते हैं। बेटा डायनामिक प्रेशर कम है, इसका मतलब यहां पर स्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो गया, स्पीड कम होगी। अच्छा, स्पीड कम होगी तो कौन सी टर्म कम होगी? बोलो, डायनामिक प्रेशर कम हो जाएगा। और लेकिन इन दोनों का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा ये बात याद रखना, यहां पे स्टैटिक प्रेशर ज्यादा, डायनामिक प्रेशर कम। यहां पर आओ, जल्दी से बताओ, यहां पर हमारे पास एरिया क्या है? एरिया कम है, स्पीड ज्यादा होगी। बोले डायनामिक प्रेशर क्या होगा? डायनामिक प्रेशर हमारे पास ज्यादा होगा। और स्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? स्टैटिक प्रेशर हमारे पास कम हो जाएगा। ये छोटा सा पॉइंट बच्चों आप लोगों ने याद रखना है। तो इस यहां पर भी मैंने यहां पर आप एट A1 P इंक्रीजेज हाफ रो वी स्क्वायर डिक्रीजेज, लेके दोनों का सम सेम रहेगा। इसे हम स्टैटिक प्रेशर कह रहे होते हैं, इसे हम डायनामिक प्रेशर कह रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आप तमाम बच्चों को ये समझ आ गई होगी कि बुनियादी तौर पर यहां पर F/A भी अप्लाई कर लिया जाए तो उससे भी हम इसको साबित कर सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, व्हेन स्ट्रीमलाइंस गेट्स क्लोजर
द टर्म हाफ रो वी स्केल, मैं आपसे पूछता हूं क्या होगा? बिल्कुल सही है, हाफ रो वी स्केल डायनामिक प्रेशर, जब स्टीमलाइंस करीब हो जाएंगी तो याद रखिएगा डायनामिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, मगर साइड वाइज प्रेशर जो होगा स्टैटिक प्रेशर वो डिक्रीज कर जाएगा। आइए इसी बहुत खूबसूरत एग्जांपल देखते हैं। व्हेन गेल ब्लोज, स्टूडेंट एक तो है क्रिस गेल जो छक्के मारता है। मजे की बात यह कि गेल का मतलब यहां पे क्रिस गेल नहीं है, गेल का मतलब होता है आंधी तूफान। तो बेटा आपने अक्सर सुना होगा कि जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, आंधी और तूफान चलता है, तो कुछ बिल्डिंग्स की जो रूफ्स होती हैं, जो टिन की बनी होती हैं, वो फ्लाई ऑफ कर जाती हैं। ये क्यों होता है? अब बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, हम ऑप्शन से पहले समझते हैं। ये हमारे पास वो घर है। स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ कि बाहर जो स्टीम लाइन फ्लो कर रही होगी, हवा बड़ी तेजी से चल रही होगी, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? बिल्कुल सही है, डायनामिक प्रेशर ज्यादा होगा। जब डायनामिक प्रेशर ज्यादा होगा तो साइड वाइज प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर कंपैरेटिवली कम होगा। स्टूडेंट्स घर के अंदर चलते हैं, अगर हम घर के अंदर जाएं तो अंदर तो आंधी नहीं चल रही क्योंकि खिड़कियां दरवाजे बंद हैं, तो अंदर डायनामिक प्रेशर क्या होगा? अंदर डायनामिक प्रेशर एज कंपेयर टू बहुत कम होगा एज कंपेयर टू बाहर। तो स्टैटिक प्रेशर कंपैरेटिवली बच्चों बहुत ज्यादा होगा। स्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी, बिकॉज अंदर प्रेशर स्टैटिक ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आउटसाइड प्रेशर इज लो, बिल्कुल सही है। प्रेशर कौन सा? ये वो प्रेशर है जो हमारी बुक वाला स्टैटिक प्रेशर कह रहा होता है। बट स्पीड इज हाई, बिल्कुल सही है। इनसाइड स्पीड इज लो, बिल्कुल सही है। बट प्रेशर इज हाई, बोथ ए एंड बी। तो इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली आ गई। स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट टॉपिक हमारे पास आ गया, दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर पेपर में आ जाता है कि स्टेथोस्कोप क्या मेजर कर रहा होता है। यार देखिए वो ब्लड प्रेशर मेजर नहीं कर रहा, वो सिर्फ सेंस करता है प्रेशर को। स्टेथोस्कोप सिर्फ प्रेशर को की सेंसिंग के लिए यूज होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर है जो मेजर करता है ब्लड प्रेशर को। ब्लड की हमारी जो डेंसिटी होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन अगर ब्लड की विस्कोसिटी की बात की जाए इट इज 3 to 5 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर ड्यू टू द एडिशन ऑफ रेड ब्लड सेल, जिसे हमारी बुक में तकरीबन 50% कहा गया है, विच आई डोंट बिलीव इट, बट ऑब्वियसली बुक में लिखा हुआ हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा। नॉर्मल ह्यूमन के लिए उसका ब्लड प्रेशर वेरी करता है फ्रॉम अ स्मॉलर वैल्यू टू अ हायर वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू 80 टॉर टू 120 टॉर, 75 भी लिखा जा सकता है इसको, तक वेरी करती है। बड़े मजे की बात बताता हूँ बच्चों, ये 80 टॉर क्या है? मैं सब्जेक्ट को मेंशन नहीं कर सकता अब यहाँ पे, लेकिन एक बात बताऊं कि ऐसा देखा गया है कि कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स वाले लोग ये कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर से ज्यादा वैल्यू रखता है। बच्चों अगर ऐसा हो तो फिर तो हमारे ब्लड वेसल क्लैप्स कर देने चाहिए और हमारा ब्लड फ्लो ही नहीं करना चाहिए। तो बेटा याद रखना, और वो लॉजिक क्या देते हैं? लॉजिक वो ये देते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर होता। तो बेटा याद रखना ये जो 80 टॉर है ये अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मतलब अगर इन एक्चुअल वैल्यूज की देखी जाएगी तो आप 760 में 80 टॉर को ऐड करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आपके 840 टॉर आएगी। इसी तरह से आप अपर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 760 में 120 ऐड किया, 880 टॉर। तो मैंने आज आपको पहली दफा लाइफ में आपने देखा कि ये असल वैल्यूज होती हैं, और यहां से हमने कॉन्क्लूजन ड्रॉ किया that blood pressure in our veins is greater than the atmospheric pressure. Students, wish you best of luck. I hope that you people have enjoyed a lot. ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक डिवीजन था चैप्टर नंबर 6 का। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंटीडेस के हवाले से थे वो आपको लोग लेआउट कर दूं। इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी चैप्टर नंबर 7 के हवाले से, उसकी फर्स्ट डिवीजन को लेकर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विश यू बेस्ट ऑफ लक।